आपको सिर्फ सब्जी दूं तो आप कहोगे सर सब्जी दे रहे हो, सब्जी के साथ में रोटी कहाँ है, रोटी भी तो दीजिए। उसी तरह से मोदी केयर का कैल्शियम और विटामिन डी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सिर्फ आप विटामिन डी ले रहे हैं और कैल्शियम आपके बॉडी में नहीं पर्याप्त मात्रा में जा रहा है तो कोई सेंस नहीं है इसका। और आप कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है तो भी कोई सेंस इसका बनता नहीं। चलो, हम तीन सवाल आपसे पूछते हैं आज। नंबर एक, क्या आप जानते हैं आज की तारीख में जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने बहुत से नाम सुने होंगे कि के चले गए, सिद्धार्थ शुक्ला चले गए, कोई ग्राउंड में बॉलिंग करते करते गिर पड़ता है चला जाता है, आप रेगुलर वीडियोस देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे। कोई व्यक्ति मैरिज एनिवर्सरी में डांस कर रहा है और डांस करते करते चला जाता है अचानक से। तो ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इसके पीछे के कभी मूल कारण को समझने का प्रयास आपने किया है? सॉरी भैया। Recording in progress. तो जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण जो है, वो मूल कारणों में से एक कारण, यद्यपि बहुत से कारण हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना भी हो सकता है, आपके लिपिड्स अगर प्रॉपर नहीं है तो भी हो सकता है, बट उसमें से उतने कारणों में से एक जो बड़ा कारण है, वो कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी। कल मैंने आपसे एक बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि कैल्शियम अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन दोनों में रिदम नहीं बनेगा। रिदम नहीं बनेगा, और रिदम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एरिदमिया हो जाएगा। एरिदमिया हो जाएगा। एरिदमिया का मतलब यह हो गया कि दिल की धड़कन सामान्य नहीं है, दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है। अब सीन ये बनता है कि अगर मान लीजिए बॉडी में विटामिन डी नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम बॉडी में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जब कैल्शियम आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और हाइपोकैल्शियम कैल्सीमिया होने की वजह से क्या होगा कि आपके जो जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल है हार्ट के, जो हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो हार्ट की रिदम कैसी हो जाएगी, हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाएगी। और हार्ट की रिदम अगर गड़बड़ हो गई तो ये कभी कभी कार्डियक अरेस्ट का कारण बन जाता है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कल समझाया था कि कैल्शियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है तो आपके हार्ट के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं रहेंगे। वो जब प्रॉपर नहीं रहेंगे तो जो आपका हार्ट है ये प्रॉपरली ना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ना ही प्रॉपरली रिलैक्स करेगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, एरिदीमिया हो जाएगा। और एरिदीमिया अगर हो जाता है तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, ये आपके कार्डियक अरेस्ट का एक कारण बन जाता है। ठीक है साहब, बात समझ में आ गई आपको? कैल्शियम कौन लेके आएगा, विटामिन डी लेके आएगा। विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण है विटामिन डी के रिसेप्टर्स, यानी विटामिन डी को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर सेल जो होते हैं, ये आपको हार्ट की मसल्स में होते हैं। विटामिन डी को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स आपकी हार्ट की मसल्स के ऊपर होते हैं। और जब विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हार्ट को नहीं मिलता है तो हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है, यानी कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और ऐसे में जब कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी कमजोर हो जाएगी, ऐसे में जब कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी कमजोर हो जाएगी तो ये भी हार्ट फेलियर का एक कारण बन जाता है। ये भी हार्ट फेलियर का एक कारण बन जाता है। तो मैंने दो कारण दिए, एक तो विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा चूंकि हार्ट मसल्स के ऊपर ही विटामिन डी के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो उसकी मसल्स प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी और वहां पर हार्ट फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरी बात, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा।
एक बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है जो किडनी के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है जो किडनी के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। अगर विटामिन डी बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, ये ओवर एक्टिव हो जाएगा। और जब ये ओवर एक्टिव हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बिगड़ता है, ओवर एक्टिव होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेस्कुलर स्टिफनेस हो जाएगी, यानी कि वेसल्स जो हैं जहां पर ब्लड बहता है, वो वेसल्स कैसी हो जाएंगी, वो वेसल्स स्टिफ हो जाएंगी। और स्टिफ होने की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। मेरी बात को आप रिलेट कर पा रहे हैं? जो आप देखते हैं ना, डांस करते करते एक आदमी अचानक से गिर गया, एक आदमी बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग करते करते अचानक से गिर गया, एक आदमी गाना गा रहा है, गाना गाते गाते अचानक से गिर गया। ये क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि जिस समय वो गाना गा रहा है, जिस समय वो डांस कर रहा है, या जिस समय कोई भी वो एक्टिविटी कर रहा है, उस समय उसका ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा? हाई होगा। हाई होगा। बहुत बड़े सन्यासी सर, उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब अगर इसी के साथ साथ में विटामिन डी कम है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और ऊपर बढ़ जाएगा। जब और ऊपर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा तो जो वेसल्स हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो वेसल्स कैसी हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और अचानक से आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। चलो और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। शरीर के अंदर, शरीर के अंदर एक एक ऐसी स्वेलिंग बढ़ जाती है, एक ऐसी सूजन बढ़ जाती है जो आपको दिखती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। कब होता है ये, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ऐसा होता है। और जब ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जब मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, जब ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, और इसमें जो है ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगा या सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन रहेगा, यानी सूजन रहेगी इस पे, तो जगह कम हो जाएगी ना इसकी। अगर ये सूजन हो जाएगी वेसल्स के अंदर, तो जगह कम हो जाएगी। जब जगह कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जगह कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जब अपनी क्यारी में फूलों में पानी डालते हो, तो वो जो पाइप होता है, पाइप के आगे उंगली लगाते हो ना, तो जब उंगली लगाते हो तो क्या कर देते हो, जगह कम कर देते हो। जगह कम करा तो प्रेशर बढ़ गया। और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर प्लेग जमना शुरू हो जाता है, वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। वहां पर खून का थक्का जम सकता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। ठीक है साहब। इसके साथ साथ में बाकी डायबिटीज अगर किसी को है, किसी को ओबेसिटी है, किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उसके लिए तो रिस्क रहता ही रहता है। इतनी बात समझाने के बाद में मुझे नहीं लगता प्रकाश बाबू कि आपको यह समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए कि भैया कैल्शियम ले, D3 ले लिया कर। देखा जाए तो ट्रेनिंग तो मेरी यही कंप्लीट हो गई। सडन कार्डियक अरेस्ट के मैंने आपको 4 रीजन बताए, और 4 जो रीजन बताए वो साइंटिफिक रीजन बताए हैं। और ये साइंटिफिक रीजन ऐसे हैं जिनको आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे कहीं भी चाहो तो सर्च कर सकते हो। और ये सारे के सारे कहां से हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है। आप में से कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा, पूरा परमात्मा भी नहीं चाहेगा, किसी को भी, दुश्मन को भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो। तो सडन कार्डियक अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, नो डाउट। वेट को कंट्रोल में रखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल में रखिए, लेकिन इसके साथ साथ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, दुर्भाग्य देखिए इस देश का, कि आज की तारीख में जो WHO बोल रहा है, वो कह रहा है 60% लोग पूरे वर्ल्ड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। 60% लोग विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो मेरा देश महान, 90%। ये डेटा है, ये डेटा है, 90%। 90% पीपल्स आर सफरिंग विद विटामिन डी डेफिशिएंसी।
90% पीपल्स आर सफरिंग विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। स्पेशली स्पेशली कौन से लोग? स्पेशली वो लोग जो एल्डरली हैं, स्पेशली वो लोग जो जो धूप में नहीं निकलते हैं, स्पेशली वो लोग जो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लगाते हैं, स्पेशली वो लोग जो पूरी तरह से ढक के रखते हैं अपने आप को। 90%। 90%। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे, पहला सवाल मेरा था कि सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या हो सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा था कि क्या आपको पता है हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। और तीसरा मेरा सवाल था, आपको पता है आपकी बॉडी में विटामिन डी कितना है। आपको पता है आपकी बॉडी में विटामिन डी कितना है? शायद नहीं। शायद नहीं। मोस्ट ऑफ द लोगों को अभी नहीं पता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी कितना है। वो तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से कहेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए, सीबीसी करा लीजिए, सीबीसी के साथ में विटामिन डी करा लीजिए, विटामिन बी 12 करा लीजिए, केएफटी करा लीजिए, एलएफटी करा लीजिए। तब जाके आपको समझ में आता है कि अरे विटामिन डी तो 12 है, विटामिन डी तो 7 है, विटामिन डी तो 13 है, विटामिन डी तो 25 है। तब समझ में आता है आपको। कविता जी, आपने करवाया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितना निकला आपका? ज्यादातर लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है साहब, चल आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी को देखिए 24 है, इसका मतलब क्या हुआ कविता जी? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरी बात को सिद्ध कर दिया कि 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ये अगर 50 से कम भी है तो भी आप डेफिशिएंट। मिनिमम 50 होना चाहिए, मिनिमम 50 होना चाहिए। और नहीं है, जितने बैठे हो ना, 160 इनमें से किसी को भी नहीं। 50 से ऊपर तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा, किसी का होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले विटामिन डी। विटामिन डी, द सनसाइन विटामिन। विटामिन डी, इसको क्या बोलते हैं हम? सनसाइन विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सनसाइन विटामिन? आइए समझते हैं। विटामिन डी इज often called the स्पेलिंग आप लोग चेक कर लिया करिए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। द सनसाइन विटामिन। Vitamin D is often called the sunshine vitamin because our body can naturally produce it. Because our body can naturally produce it. आप बड़े खुश हो गए होंगे कि कैल्शियम तो बॉडी नहीं बनाती संगीता, लेकिन कम से कम विटामिन डी तो बॉडी बनाती है ना? बड़ी खुश हो गई है, लेकिन अभी खुश नहीं रहो बहुत देर तक। Our body, our body can naturally produce it थ्रू सनलाइट एक्सपोजर। अब ये वाली पार्ट जो है, ये वाला मामला गड़बड़ हो गया। थ्रू सनलाइट एक्सपोजर, यानी कि जब आप सूरज की रोशनी में रहेंगे, जब सूर्य की किरणें आपकी स्किन पे पड़ेंगी, ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी विटामिन डी बना सकती है। 525 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके लीवर और किडनी की हेल्प से विटामिन D3 बनाया जा सकता है। लेकिन कब? कब? जब आप सनलाइट में रहेंगे तब। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, मैं भी अपना हाथ खड़ा करूंगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे की धूप में 15 से 20 मिनट रहते हैं? नहीं रहती हो रीना, तभी तो तुमने मैसेज डाला है हमको। अगर रहती होती तो मैसेज ना डालती, है ना? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 10 बजे तक 20 मिनट, कम से कम मिनिमम 20 मिनट धूप में रहते हैं? जितने ये मी लिख के आ रहे हैं,
जितने मील लिख के आ रहे हैं कि सर हम रहते हैं, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, आप कपड़े पहन के रहते हैं या कपड़े उतार के रहते हैं? बड़ा रफ क्वेश्चन है, बड़ा ग्रॉस क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज उसको उस तरह से मत लीजिएगा। आप आप जब भी धूप में जाते हो सुबह 8 से 10 के बीच में, तो वो जो गोरी गोरी मैम्स होती हैं, वो कहाँ, इंग्लैंड में जो पाई जाती हैं, अमेरिका में जो पाई जाती हैं, जो कनाडा में पाई जाती हैं, उस तरह से लेते हो धूप, या फिर पूरा ओढ़ बेड़ के लिए? मेरा जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? थोड़ा सा ग्रॉस वर्ड है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई अगर आप धूप में निकलते भी हो तो कैसे निकलते हो? विद क्लॉथ से निकलते हो, विद क्लॉथ से निकलते हो। और विद क्लॉथ से निकलते हो तो सनलाइट आपकी स्किन पे डायरेक्टली पड़ी ही नहीं। जब सनलाइट आपकी स्किन पे डायरेक्टली पड़ी ही नहीं, तो आपकी स्किन के नीचे जो 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, वो कैसे कन्वर्ट होगा विटामिन डी में? नहीं कन्वर्ट होगा। कुछ लोग कहेंगे रणवीर सर हम तो ऑफिस जाते हैं, और जब ऑफिस जाते हैं तो स्कूटी से जाते हैं। तो स्कूटी से तो जाते हो, लेकिन मुंह पे क्या लगा के जाते हो? मुंह पे क्या लगा के जाते हो? सन स्क्रीन। क्योंकि अगर धूप में निकलोगे तो क्या हो जाएगा? गोरा रंग कैसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, गोरा रंग काला पड़ जाएगा। इसलिए आप जब धूप में निकलते हो तो पूरा सनस्क्रीन लगाते हो। सिर्फ सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, वो ये यहां यहां तक आंखों पे बांध बांध के कपड़ा बांधते हैं जो फीमेल्स वाला, तो पूरा मुंह, आंखें आंखें दिखती रहती हैं, पूरा मुंह आप ढक के निकलते हो। तो टैनिंग से तो बच जाते हो, सनबर्न से तो बच जाते हो, लेकिन विटामिन सी डी की डेफिशिएंसी आपको होना स्टार्ट। सहमत है मेरी बात से आप? अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी मिसेस की बात करूं या अपनी मम्मी की बात करूं, पापा की बात नहीं करूंगा, पापा तो निकलते हैं खैर, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं, मेरी मिसेस और मेरी मम्मी, हम तीन में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पिछले, शायद मैं सोच सकता है 2 4 6 महीने हो गए होंगे कि 15 20 मिनट भी हम लोग धूप में निकले हो, धूप में निकले हो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर ये नहीं है, तो उससे क्या होगा? उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आइए उस पर बात करते हैं। तो कैसे समझाएंगे आप? इन टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल, इन टूडेज फास्ट पेस्ड, इन टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल, people spend most of their time, people spend most of their time indoors। सही बात है। ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? इंडोर्स में रहते हैं। और स्पेशली मैं बात करूं अगर कोविड के बाद की, तो कोविड के बाद तो 99% लोग जो है इंडोर्स में ही रहने लगे हैं। स्पेशली मैं शहरी जनता की बात कर रहा हूं, मैं अर्बन जो पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहा हूं वंदना जी। मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं? वो इंडोर्स रहते हैं। ज्यादातर अपार्टमेंट कल्चर आ गया है, छोटे छोटे से दरबे बने हुए हैं, और हम लोग दरबों में ही अपना रहते हैं। कब निकलते हैं? शाम को। अगर निकलते भी हैं वॉक करने या जॉगिंग करने, तो शाम को निकलते हैं, उस समय सनलाइट हमारी नहीं रहती है, नहीं रहती है फ्रीक्वेंटली। इसके साथ साथ में और क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ सनस्क्रीन यूज होने लगी है। फ्रीक्वेंटली सनस्क्रीन इज यूज्ड। सनस्क्रीन जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होने लगी है, बहुत ज्यादा होने लगी है। ठीक है। और इसके साथ साथ में एंड ऑल्सो हाई पोल्यूशन। अब आप कहेंगे रणवीर सर हम आपकी बात मानते हैं, हम मुंह पे दुपट्टा बांध के घर से नहीं निकलेंगे। अगर नहीं निकलोगे तो ठीक है, विटामिन डी तो मिल गया आपको, थोड़ा बहुत स्किन से मिल जाएगा आपको विटामिन डी, उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। लेकिन फिर क्या करोगे? कल से रेस्पिरेटरी केयर, तुलसी, टर्मरिक और गार्लिक शुरू करना पड़ जाएगा। क्योंकि फिर क्या शुरू हो जाएगा? फिर वो पोल्यूशन अंदर चला जाएगा, पोल्यूशन अंदर चला जाएगा,
तो चेस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर खांसना शुरू कर दोगे, और मालूम पड़ा रेस्पिरेटरी केयर, टर्मरिक, तुलसी और गार्लिक स्टार्ट हो जाएगा। तो करा क्या जाए ऐसे में, करा क्या जाए? और ये सब कुछ क्या करते हैं, आप सनस्क्रीन लगा लेंगे, विटामिन डी कम हो जाएगा। आप इंडोर रहेंगे, विटामिन डी कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहेगा तो विटामिन डी कम हो जाएगा। ऑल ऑफ विच रिड्यूस सन एक्सपोजर। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ऑल ऑफ विच रिड्यूस सन एक्सपोजर। इनकी वजह से क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव रिड्यूस सन एक्सपोजर। और कैसे बनेगी, आपको कैसे विटामिन डी कैसे बनेगा, जब सूर्य की रोशनी कहां पड़ेगी, स्किन पे पड़ेगी। कैसी स्किन पे पड़ेगी, कपड़े वाली स्किन पे नहीं, सनस्क्रीन वाली स्किन पे नहीं, बिल्कुल जो, हाँ, खाली स्किन है, विदाउट क्लॉथ वाली जो स्किन है, उस पे पड़ना चाहिए। ठीक है जी, चल, यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नाउ इट इज, नाउ इट इज विटामिन डी deficiency becomes the global problem, becomes the global problem। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। चलो अभी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के फंक्शंस क्या हैं, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे उसको, पूरे सिम्टम्स भी समझाएंगे आपको। और आज आपको फिर हम बताएंगे 10 सिम्टम्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी होते हैं सिम्टम्स को समझना, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पर ही सामने वाले की आप नीड को एनालिसिस कर पाते हो। तो सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले समझेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। नंबर एक, पहला फंक्शन क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। समझदार लोग हैं आप लोग, समझ सकते हो। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम को आपकी हड्डी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी बॉडी में कम रहेगा तो कैल्शियम आपकी हड्डी तक नहीं पहुंचेगा, और इससे क्या होगा, आपकी बोन हेल्थ खराब हो जाएगी, आपका स्केलेटन सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है साहब, समझ में आ गया, समझ में आ गया। विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में रहेगा आपकी बॉडी में, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए इस बात को, विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा सन्यासी सर, तो आपकी इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में गुंजन नहीं रहेगा, तो बेटा विटामिन, कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों बॉडी से कम हो जाएंगे, दोनों बॉडी से कम हो जाएंगे। और फॉस्फोरस अगर बॉडी से कम हो जाता है तो उसके अपने अलग सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कैल्शियम कम हो जाएगा, मैंने कल बताया ही था आपको। तो अगर चाहते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है संतुलन में रहे बॉडी में, तो विटामिन डी आपके लिए बहुत जरूरी है, पहली चीज। ठीक है, आइए दूसरी चीज समझते हैं, इम्यून सिस्टम सपोर्ट। मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं आपको, बाकी आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। इम्यून सिस्टम सपोर्ट, इम्यून सिस्टम सपोर्ट मतलब इट एक्टिवेट्स इन्फेक्शन फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, इट एक्टिवेट्स इन्फेक्शन फाइटिंग WBC। यानी कि ये क्या करता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने वाले चीज हैं, ये उनको क्या करता है, विटामिन डी प्रकाश भैया क्या कर देता है, इनको वो एक्टिवेट कर देता है। तो अगर मान लो साल में 3 बार आपको वायरल फीवर हो रहा है, साल में 3 बार आपको वायरल फीवर हो रहा है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको वायरल फीवर हो जाता है, जैसे ही आप कहीं का
कहीं घर छोड़ के जाते हैं, आपका पानी बदला और आप बीमार हो गए गुंजन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। और अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। क्योंकि विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो उनको एक्टिवेट कर देगा, वो लड़ लेंगे वायरल से, वो लड़ लेंगे बैक्टीरिया से, वो लड़ लेंगे फंगस से। तो टी सेल्स और मैक्रोफेजेस बेसिकली ये एक्टिवेट करता है दो तरह के सेल्स को, टी सेल्स जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं टी सेल्स, और मैक्रोफेजेस, इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता। ठीक है जी। चलो तीसरी बात करते हैं, मसल स्ट्रेंथ। तीसरा होगा मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ, विटामिन डी मेंटेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ। अब मैं बताऊं आपको, आपने अक्सर सुना होगा उस लोगों को ये कहते हुए कि रणवीर सर वो चलते 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 मेरे मसल्स झूठे पड़ जाते हैं, पैर झूठा पड़ जाता है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि सर वॉक करते करते अचानक से लगता है मेरे पैर में जान ही नहीं है, मेरा पैर झूठा पड़ गया, और हम गिर जाते हैं, हम स्लिप कर जाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा मेरी ट्रेनिंग दूसरी दिशा में चली जाती है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम में स्लिप किए, और स्लिप करने के बाद में वो गिर पड़े, और गिरने के बाद में उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, या फिर उनके थाई बोन टूट गया, उनका फीमर टूट गया। सुना है आप लोगों ने कि सर वो वॉशरूम गए थे और वॉशरूम में जाके स्लिप करे, और स्लिप करने के बाद में ऐसे से ऐसा ऐसा हो गया, और ये घटना घट गई। ठीक है साहब, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, तो आपके जो मसल्स हैं, थाइस के जो मसल्स हैं, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। बॉडी में अगर कैल्शियम कम है तो वो जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? आप चल रहे हो, चलते चलते आपकी मसल्स फेल हो जाएं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दें, रिलैक्स करना बंद कर दें, क्या होगा? क्या होगा? गिर जाओगे, गिर जाओगे। तो स्लिप नहीं किए हैं, वो स्लिप नहीं किए हैं, बेसिकली उनकी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो भट्ट से नीचे गिर पड़े, और गिरने के बाद में टूट गए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात सुना सर, गिरने के बाद में टूट गया। एक घटना। दूसरी घटना सुनिए, अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कम होगा, और अगर कैल्शियम कम है तो क्या होगा? हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी, यानी हड्डियां अंदर से धीरे धीरे खोखली हो जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब खोखली हो जाएंगी और आप नहाने के लिए खड़े हुए, शॉवर ले रहे हैं, नहाने के लिए खड़े हुए, अचानक से क्या होगा? हड्डी चिटकेगी, अचानक से हड्डी चिटकेगी। हड्डी के चिटकने का दर्द जो इतना ज्यादा होगा कि आप गिर पड़ोगे, और आपको लगेगा गिरने की वजह से हड्डी टूट गई। सच्ची बात यह है कि पहले हड्डी टूटी, उसके बाद आप गिरे थे। मैं थोड़ा सा बहुत सीरियस हो गया क्या आज माहौल है? आज तो रणवीर सर बहुत डरवा रहे हैं आज। रणवीर सर डरवा नहीं रहे हैं, रणवीर सर का एक ही मकसद है कि आप जागो। साड़ी और गाड़ी से नहीं काम चलेगा बाबू। तुम्हारी क्रॉकरी, कर्टन, बच्चे, शादियां, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। एक ही चीज काम आएगी, वो तुम्हारा शरीर। क्योंकि उसी उसी शरीर के अंदर तुम रहते हो। ये शरीर अपने आप में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर तुम निवास करते हो। किस रूप में? भगवत रूप में। मंदिर साफ सुथरा रहेगा, मंदिर अच्छा नीट एंड क्लीन रहेगा, तो अंदर का परमात्मा भी खुशहाल रहेगा। मंदिर ही दुखी रहेगा, मंदिर गंदा रहेगा, मंदिर टूटा फूटा रहेगा, तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा कहां से सुकून पाएगा इसके अंदर? तो जीवन में दुखी दुख आएंगे। तो पहला ध्यान किसका रखना है? साड़ी का। मैं मालूम है, मुझे समझाता रहूंगा मैं। पहला ध्यान साड़ी का, उसके बाद गाड़ी का, फिर क्रॉकरी का, फिर कर्टन का, फिर लड़का का यहाँ इंजीनियर बनावे है, वही का डॉक्टर बनावे है। यो स्लेब डरवा दे, यो पुताई करवा ले, सारे पैसे निकल जाएंगे, लेकिन विटामिन डी के पैसे नहीं आएंगे। विटामिन डी पे पैसे खर्च करो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, तो मसल स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए आपको? विटामिन डी चाहिए। चौथा फंक्शन क्या है? मूड एंड ब्रेन हेल्थ।
मूड एंड ब्रेन हेल्थ। मूड एंड ब्रेन हेल्थ। रिसर्च शोज विटामिन डी सपोर्ट सेरोटोनिन। रिसर्च शोज, ये मैं लिखवा दे रहा हूं जो चीज आपको याद नहीं रख पाए। रिसर्च शोज विटामिन डी सपोर्ट्स सेरोटोनिन। अरे एक प्रोडक्ट और भी तो पढ़ाया था, वो पढ़ाया था ना आपको मैंने। हाँ, भूल गए उसको पढ़ा बताना। प्रोबायोटिक भी तो पढ़ाया था आप लोगों को। तो मूड एंड ब्रेन हेल्थ, रिसर्च सोच विटामिन डी सपोर्ट सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन किसे बोलते हैं हम लोग? सेरोटोनिन किसे बोलते हैं? सेरोटोनिन को दूसरा नाम क्या है आबादी साई, बताओ। बोलो भाई बोलो। आसाक कलवानी बताओ। सब पीएचडी लोग बैठे हो। हाँ जी। केसी, केसी का फुल, हाँ, हैप्पी हार्मोन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड रेणुका मिस्त्री, वेरी गुड। तो सेरोटोनिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है। और हैप्पी हार्मोन किसकी किसकी प्रेजेंस में बन पाएगा ये? विटामिन डी की प्रेजेंस में बन पाएगा। कहां पर बनता है ये हैप्पी हार्मोन? 95% सेरोटोनिन कहां बनता है? बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हर्षा, तुम कहाँ सोती रहती हो? पद्मजा जी ध्यान दीजिए इसका, ये बता रही है लीवर में बनता है। अच्छा, ये ब्रेन वाला कौन गया? ब्रेन में नहीं बनता भैया, हैप्पी हार्मोन गट में बनता है। पढ़ाते हैं तुम लोग, याद क्यों नहीं करते हो? किताबें खोल के देखते क्यों नहीं हो? मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना लिखाना तुम लोगों को। गट में बनता है। अभी जिस दिन गट हेल्थ पढ़ाई थी, उस दिन बताया था ना कि 95% सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन आपकी गट में बनता है। गट में बनता है। और ये कब बनेगा? जब विटामिन डी मौजूद होगा बॉडी में। तो इसलिए जिन लोगों को आ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। किसको रहेगी डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा? जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से सेरोटोनिन पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता। सेरोटोनिन को बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन नहीं बनेगा तो डिप्रेशन और एंजाइटी आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है साहब। और पांचवा रीजन क्या है? पांचवा रीजन है मेटाबॉलिज्म एंड हॉर्मोन्स। एंड हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म एंड हॉर्मोन्स। ठीक है। विटामिन डी ऑल्सो इंपैक्ट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड थायराइड फंक्शन। विटामिन डी ऑल्सो इंपैक्ट्स थायराइड फंक्शन। हाँ, चल नोट कर। विटामिन डी ऑल्सो इंपैक्ट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड थायराइड फंक्शन। थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्लियर कर दूं आपको। बेसिकली जो लोग भी मोटे हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जिनका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है, ऐसे लोगों का वजन इसलिए ज्यादा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसे लोगों का वजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से क्या हो रहा है? फैट सेल्स जो है, फैट सेल्स मतलब बढ़ जाते हैं। फैट सेल्स का नंबर्स ऑफ फैट सेल्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। मोटापा बहुत तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन क्या बोलता है? इंसुलिन कहता है फैट बढ़ाओ, फैट बढ़ाओ, फैट बढ़ाओ। इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में दूसरी जो मैंने बात करी है, वो मैंने बात करी है इसमें, हाँ जी, थायराइड फंक्शन की। एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है जिसको बोलते हैं हॉशिमोटो। नाम सुना है आप में से किसी ने? हॉशिमोटो। हॉशिमोटो। हमारे यहाँ पहले क्या था? थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। फिर कुछ दिन के बाद में जो है थोड़ा सा और आगे चले गए, तो हमें लगा भैया एक ऐसी भी होती है साइलेंट हाइपोथायराइडिज्म होती है। एक एक जो है हाइपोथायराइडिज्म ऐसा होता है जो साइलेंट हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें सिम्टम्स तो आते हैं बहुत सारे,
बट टीएसएच बढ़ा हुआ नहीं आता, टीएसएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आता। एक और नया शुरू हो गया है, होशिमोटो। होशिमोटो, होशिमोटो में क्या हो रहा है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपकी बॉडी आपकी थायराइड ग्लैंड को मारना शुरू कर देती है, उसके सेल्स को खत्म करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड आपकी हार्मोन्स नहीं बना पाती, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती, और वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। बट ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण देखा गया है हॉशिमोटो का, वो देखा गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हॉशिमोटो यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला थायराइड जो हो रहा है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बढ़ा हुआ है, किसी का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रहा है, किसी का पेट बहुत निकला हुआ है, डाइट एक्सरसाइज सब कर चुके हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आइएगा 16 तारीख को, पढ़ाएंगे सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? तो फंक्शन समझ में आ गया विटामिन डी के। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या होंगे? सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या होगा? नंबर एक, फैटी फिश। कितने लोग सार्डेनिया, मकरेल, ट्यूना, इस तरह की मछलियों का सेवन करते हैं? प्रकाश भैया, देखा अलग पंडित आदमी कहे ऐसी बातें कर रहे हो, है ना? हमने तो जरा सा पूछ लो तो इन लोगों का जनेऊ पहले ही बाहर आके कान में लपेटना शुरू कर देते हैं, कहते राम 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 राम, ऐसी बातें बोल दी आपने, वही हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। और हम कह रहे हैं कि सर्डेनिया मछली कितने लोग खाते हैं, ट्यूना मछली कितने लोग खाते हैं, मकरेल मछली कितने लोग खाते हैं, फैटी फिश की श्रेणी में आती है ये। अगर आप सालमन कितने लोग खाते हैं, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको रहेगी रहेगी। दूसरा, विटामिन डी आपको मिल सकता है एग यॉक से। एग यॉक से आपको विटामिन डी मिल सकता है, मिल सकता है। तीसरा, आपको जो फोर्टिफाइड मिल्क आता है, फोर्टिफाइड मिल्क आता है जो विटामिन डी युक्त मिल्क आता है, उससे आपको मिल सकता है। और चौथा जो है वो मिलता है मशरूम से, मशरूम्स, मशरूम। ये चार चीजें होती हैं जहां से हमें विटामिन डी थोड़ी बहुत मात्रा में मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक है साहब? चलो, अब हमारे पास दो ऑप्शन फिर आ गए कि रणवीर सर कौन सा वाला विटामिन डी अच्छा होता है, विटामिन डी टू अच्छा होता है या विटामिन डी थ्री अच्छा होता है? विटामिन डी टू अच्छा होता है या विटामिन डी थ्री अच्छा होता है? तो अगर आप मुझसे पूछोगे ईमानदारी से, बीइंग ए डॉक्टर, कौन सा अच्छा होता है, तो मैं कहूंगा विटामिन डी थ्री अच्छा होता है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म वही होती है, एक्टिव फॉर्म वही होती है ना? लेकिन फिर आप कहोगे सर वो लाल वाला निशान, उसका क्या करें? उसको मत देखो, उसको मत देखो, वरना उसको देखोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे। दही खाते हो नहीं खाते हो? खाते हो, खाते हो दही, अरुणा जी खाते हो ना, अरुणा चंडक, दही खाते हो ना? डोसा, इडली खाते हो नहीं खाते हो? मैं डीप में नहीं जाऊंगा वरना खाना छोड़ दोगे। ठीक है, जो ये कहते हैं ना लाल वाला निशान, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये। दही खाते हो, डोसा खाते हो, इडली खाते हो, शहद खाते हो, उनसे इतने नखरे नहीं है, सारे नखरे विटामिन डी के साथ में है। ठीक है, उसके बाद में सिल्क की साड़ियां पहनते हो नहीं पहनते हो पद्मजा जी? आपके पास तो बहुत सारी रखी होंगी, है? अभी तो बेटी की शादी करी है आपने। सिल्क की साड़ियां पहनते हो? कैसे बनता है सिल्क, यूट्यूब पे सर्च करना आज जरा, गूगल पे सर्च कर लेना, और फिर सारी साड़ियां जो है मुझे भेज देना यहाँ पर, मेरे एड्रेस पे भिजवा देना। क्योंकि आप तो पहनोगे नहीं अगर देख लिया आपने तो। यूट्यूब पे आपने सर्च कर लिया और देख लिया कि ये साड़ियां कैसे बनती हैं, फिर आपके बस की बात तो है नहीं, फिर आप तो पहनोगे नहीं, फिर उन्हें भिजवा देना कहीं ना कहीं, किसी को दान कर देना, चलो मुझे मत भिजवाना। ठीक है, वो आप करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा है, सिल्क की साड़ियों में बहुत पैसा लगता है, इसलिए वो नहीं करोगे आप। नखरे कहाँ दिखाओगे? ओ सर रेड निशान है ना सर, इसलिए नहीं खाएंगे। खाओगे, खूब खाओगे, जब लेटोगे और डॉक्टर बोतल से चलाएगा, इंजेक्शन देगा, तब खाओगे आराम से, इसलिए खा ले। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बस अब बात करते हैं आपसे सिम्टम्स की। सिम्टम्स समझ लीजिए पहले, सिम्टम्स अगर समझ में आ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।
मोदी का बिजनेस बहुत आसान है, बहुत इजी है बिजनेस। बस थोड़ा सा आप लोगों को काम करना आ जाए, काम सीख जाए आप बस केवल। नंबर 1, विटामिन डी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डी विटामिन डी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नंबर 1, कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। बेसिकली क्या करता है विटामिन डी? विटामिन डी जो आपके सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को ये एक्टिवेट कर देता है। और जब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है तो वो क्या है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 5th में पढ़ाया गया था। सेल्स के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, और माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कर देता है विटामिन डी। तो क्या होगा? उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो बर्न हो जाएगा और आपको ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वो माइट्रोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट नहीं होगा। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है वो पड़े पड़े क्या करेगा? वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है जी साहब। तो कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी रहेगी अगर आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो। ठीक है, चल दूसरा सिम्टम, मतलब समय भी कम रहता है। बोन एंड ज्वाइंट पेन। बोन एंड ज्वाइंट पेन। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा? विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा? विटामिन डी नहीं होगा तो आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा। जब कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा तो क्या होगा? बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी और आपको ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है साहब। तो जनरली जो आर्थराइटिस के केसेस आते हैं, जो स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस आते हैं, यहां पर विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तीसरा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस एंड लो इम्यूनिटी। अगर बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं और आपका इम्यून सिस्टम वीक है, साल में 3 बार आप बीमार पड़ जाते हो, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं है। आपको अपना विटामिन डी जरूर चेक कराना चाहिए, जरूर चेक कराना चाहिए। चलिए चौथा, मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स। अगर आपको मसल्स में वीकनेस है और मसल्स ढीली पड़ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से मसल्स ढीली पड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको चेक करना चाहिए। प्रोटीन तो जरूर चेक करिए कि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में विटामिन डी भी चेक करिए, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? ये आपकी मसल्स को मेंटेन रखता है, मसल्स को मेंटेन रखता है। तो अगर मसल्स वीक हैं, मसल्स वीक हैं और क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं, बार बार, जैसे मैंने बताया था कल, टिटेनी हो रहा है। टिटेनी यानी कि एक जगह पर ऐंठ जाना, कोई चीज ऐंठ जा रही है और फिर रिलैक्स नहीं हो रही है, जिसे बोलते हैं टिटेनी। तो टिटेनी अगर हो रहा है तो फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, हो सकती है। ठीक है जी। चल आगे, नंबर 5, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, कहीं ना कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि हैप्पी हार्मोन किसकी किसकी मौजूदगी में बन पाएगा? विटामिन डी की मौजूदगी में बन पाएगा। विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो फिर मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और एंजाइटी होना लाजमी है, लाजमी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं।
हेयर फॉल एंड स्किन प्रॉब्लम। अगर स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, अगर स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, इसके साथ साथ में अगर आपको बाल गुच्छों में टूट रहे हैं, बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे बोलते हैं सर कि हमें हमारा हेयर फॉल इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि ऐसे बालों पे हाथ लगाते हैं और हाथ में 2 4 10 बाल आ जाते हैं। इसको बहुत ज्यादा हो रहा है, रीना को अभी मैंने सिर्फ बताया था, मैंने कहा आज की ट्रेनिंग में आके बैठ जाना आकर। तो क्या होगा कि आपके बाल अगर गुच्छों में टूट रहे हैं, पूरे के पूरे एकदम गुच्छों में बाल टूट टूट आ रहे हैं, तो ये क्या क्या बता रहा है, ये बता रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आपने सारे प्रीमियम शैम्पू लगा लिए, आपने सब कुछ, रणवीर सर का वो स्किन और हेयर हेल्थ वाला प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया, सब शैम्पूज लगा के देख लिए, सारे मल्टीविटामिन खा के देख लिए और कहीं असर नहीं पड़ रहा है, विटामिन डी चेक करिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी निश्चित रूप से आपको होगी ही होगी। जो थकान बहुत ज्यादा लग रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो बालों में स्पेशली मैं कहूंगा जिसको भी बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, हाँ स्किन भी ड्राई बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल कविता जी, स्किन ड्राई हो रही है, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको विटामिन डी और कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल करना होगा, अपनी डाइट में शामिल करना होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली कोई भी घाव जो है, कोई भी अगर चोट लग जाती है किसी को, तो वो चोट कितने दिन में सही हो जानी चाहिए, 7 दिन के अंदर सही हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं छोटी मोटी चोट की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लो वाउंड हीलिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चोट आपको लगी है और 7 दिन हो गए हैं, और 7 दिन हो गए हैं और अभी भी चोट सही नहीं हुई है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, 2 3 कारण हो सकते हैं इसके। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपको डायबिटीज है, पहला कारण तो ये है कि आपको डायबिटीज है, इस वजह से आपको वोंड हीलिंग नहीं हो रही है। दूसरा कारण ये है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो भी आपका घाव जो है जल्दी भरेगा नहीं, स्लो वुंड हीलिंग होगी, स्लो वुंड हीलिंग होगी। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है जी, चल 8वां कारण देखते हैं, ओबेसिटी एंड वेट गेन। कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, अपनी अपनी फोटोएं डाल रहे हैं, उनकी फोटो पूरे इंडिया में मूव कर रही हैं, मैं इतना था, मैं इतना हो गया, मैं इतना था, मैं इतना हो गया, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कह रहे हैं कि सर मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया, मेरा तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम तो भूखों भी मर के देख लिए, 2 2 घंटे पसीना बहा के भी देख लिए, सब कुछ करके देख लिए, मुश्किल कहीं 1 आध किलो कम होता है तो 2 1 महीने बाद जो है वो 2 4 किलो ऊपर निकल जाता है। तो अगर वेट गेन और ओबेसिटी की प्रॉब्लम किसी को हो रही है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे का मुख्य कारण है इंसुलिन, इंसुलिन। और विटामिन डी जो है वो क्या कर रहा है, वो इंसुलिन को काम करने से रोक रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन पैदा कर रहा है, वो विटामिन डी पैदा कर रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हो क्या रहा है, कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है, कोर्टिसोल रिलीज होगा, फैटी लिवर आएगा, फैटी लिवर आएगा, इन्फ्लेमेशन, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होगा, अगेन फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर वेट वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन डी जो है डायरेक्टली जो है रेगुलेट कर रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन हार्मोन को भी, और दूसरा कॉर्टिसोल को भी। तो कॉर्टिसोल और इंसुलिन दोनों जो है विटामिन डी से कनेक्शन में है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, कॉर्टिसोल बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, वेट बढ़ेगा। ठीक है जी, चलो। तो अगर वजन कम नहीं हो रहा हो, सब कुछ करके देख चुके हो, भूखों मर रहे हो, सलाद पे पत्ते खा के जिंदा हो, तो एक बार देख लो भैया, विटामिन डी तो कम नहीं है बॉडी में। चलो, नवा, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर रिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर रिस्क। अगर विटामिन डी बॉडी में कम है, कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा, हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हड्डियां खोखली हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, वो सब आपको पता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, चलो
10वां, गम ब्लीडिंग एंड डेंटल प्रॉब्लम। आज पता नहीं मेरे पास कौन आया, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा कि सर मुझे गम से जो है बहुत ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा खून निकल रहा है मेरे मसूड़ों से। और मैंने उसको यही सजेस्ट किया था, मैंने कहा भैया आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, आपकी बॉडी में विटामिन डी3 कम। कैल्शियम और विटामिन डी3 को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसमें आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं, ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं। सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? मैं कितना भी आपसे कहूं कि कल सुबह आप सूरज के सामने 15 से 20 मिनट बैठेंगे, आप कहेंगे सर बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, आप भेजेंगे? मैं कहूंगा आप जो है 15 से 20 मिनट 8 से 10 के बीच में सूर्य की रोशनी में बैठ जाइएगा, आप कहेंगे हस्बैंड को ऑफिस कौन भेजेगा, आप भेजेंगे? मैं क्यों भेजूंगा भैया, भेजोगे तो आप ही। तो मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूं? मैं सोल्यूशन ये दे सकता हूं कि पहली बात तो खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए। और दूसरा सोल्यूशन है विटामिन डी3 कैप्सूल। विटामिन डी3 कैप्सूल, 1 कैप्सूल इन ए डे आफ्टर मील। आफ्टर मील क्यों खाया जाता है ये कैप्सूल? आफ्टर मील क्यों खाया जाता है ये कैप्सूल? आफ्टर मील इसलिए खाया जाता है ये कैप्सूल क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। बहुत बढ़िया प्रीति जी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये खाली पेट नहीं खाया जा सकता है। जब भी कुछ आप खाएंगे जिसमें फैट होगा और उस समय आप ये कैप्सूल खाएंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभ देता है, बहुत लाभ देता है। मैं आपको अपना, अगर मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं विटामिन डी का, तो मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अक्सर हो जाया करता था, अक्सर मुझे ये पेन हो जाया करता था। और फिर वो पेन किलर्स वगैरह और फिर नर्वाइन टॉनिक्स वगैरह, फिर उससे हम इसको ठीक करते थे। लेकिन जब से कैल्शियम और विटामिन डी हमारी जिंदगी में आया है, तो मिसेस तो रोज खाती हैं, मैडम तो रोज खाती हैं, नियम से खाती हैं, पर डे खाती हैं, लेकिन कभी कभी सर मैं भी खा लेता हूँ। और स्पेशली जैसा कि होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब दर्द होता है तो जरूर खा लेता हूँ। और जब याद आ जाता है, जब दर्द होता है तो याद भी आ जाता है कि विटामिन डी नाम की कोई दुनिया में चीज भी है, तो फिर मैडम से मांग के खा लेते हैं, मेरा विटामिन डी कहाँ है, मेरा कैल्शियम कहाँ है। तो आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको जिनको हाँ, जिनको अगर हड्डियों में दर्द है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द है, मैं कमर दर्द के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा आपको, बहुत सी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं जिनको लो बैक पेन रहता है, जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनको कमर में दर्द रहता है, और वो दुनिया भर का ट्यूब और दुनिया भर का मूव और दुनिया भर का स्प्रे स्प्रे सब लगा के देख चुके हैं। एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में कुछ निकल के नहीं आता है, एमआरआई कराएंगे, एमआरआई में कुछ निकल के नहीं आता है, लेकिन लेकिन दर्द रहता है कमर में आपको। तो कमर दर्द को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी3 को कम से कम 3 महीने जरूर खा लीजिए, कम से कम 3 महीने जरूर खा लीजिए। वेरी गुड पठान मैम, बहुत बढ़िया बात है। अभी दूसरी चीज मुझसे फिर सुनिए आप। दूसरा चीज क्या है कि मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि रणवीर सर हमने साल में 3 महीने विटामिन डी3 खाया, और उसके बाद में जब हमने जांच कराई, तो जांच कराने के बाद में मैं इसको लेकर बहुत नहीं मैडम, फेस के स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स अगर आ रहे हैं और ये ल्यूकोडर्मा अगर है, तो इसके लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए फिर आपकी गट हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है, आपके लिए विरुद्ध आहार रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर अगर मान लीजिए विटामिन डी है, विटामिन डी 3 महीने आपने खाया और 3 महीने खाने के बाद में आपने जांच कराई और जांच कराने के बाद में आपके लेवल्स वही आए और आपने कहा रणवीर सर हमने 3 महीने बाद जांच कराई है और हमारे लेवल्स वही आए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप 3 दिन भी छोड़ दोगे विटामिन डी3, आपके लेवल वहीं पहुंच जाएंगे। आप 3 दिन भी छोड़ दोगे, आपके लेवल्स वहीं पहुंच जाएंगे। तो आपको ये विटामिन डी3 कैसे खाना है? परमानेंट खाना है। कैल्शियम कैसे खाना है? परमानेंट खाना। बहुत ज्यादा करो तो 3 महीने में 15 दिन के लिए छोड़ सकते हो, बस इतना ही पर्याप्त है।
या तो अपनी लाइफ स्टाइल सही कर लो, लाइफ स्टाइल अगर सही नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए छोड़ सकते हो, अदरवाइज कैल्शियम और विटामिन D3 आप नहीं छोड़ सकते। साथियों एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे, मोदी के बिजनेस में आप लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि रणवीर सर, घी हो जाएगा तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर चाय आ जाएगी हमारे पास तो हमारे पास डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, अगर हमारे पास में कॉफी आ जाएगी तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, अगर अगरबत्ती हो जाएगी तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और आपने बहुत प्रयास किया है, खूब आप घी बताया लोगों को, खूब आपने मस्टर्ड ऑयल बताया, राइस ब्रांड ऑयल बताया, आपने खूब आपने अच्छे से बताया, अगरबत्ती बताया, है ना, चावल बताए, सब कुछ बताया, लेकिन उससे उससे रिजल्ट आए नहीं, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए जितने अच्छे आ सकते थे। अगर किसी का ऑर्डर बन भी गया, उसने 3,000 रुपए का सामान ले भी लिया आपसे एहसान में, लेकिन आपको पीवी कितना मिला? आपको पीवी कितना मिला? 10, 12, 15, 15 पीवी। नहीं नहीं, आपको देखिए कविता जी, अगर कैल्शियम आपका 9 है तो इसका, अब आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा, या तो मुझे ये वाली बात पूरी कर लेने दीजिए, वो वाली बात पूरी कर लेने दीजिए। समझने की कोशिश करिए, 99% कैल्शियम कहाँ होता है? हड्डियों और दांतों में। 1% कैल्शियम कहाँ होता है? ब्लड में। आपने कहाँ का कैल्शियम चेक कराया है, ब्लड का या हड्डियों का? तो आपने चेक कराया ब्लड का कैल्शियम। दिल को धड़कना है तो बॉडी किसी ना किसी तरह येन केन प्रकारेण हड्डियों से कैल्शियम को तो बाहर निकाल ही लेगी। तो ब्लड में कैल्शियम तो जनरली आपको बराबर मिलेगा ही मिलेगा, वो 9 मिलेगा आपको, 8.5 के ऊपर कैल्शियम मिलेगा, वहां इशू नहीं है। इशू ये है कि हड्डियां तो खोखली हो रही हैं, वो समझिए। तो ब्लड के कैल्शियम को कैलकुलेट करके ये मत समझिए मेरा कैल्शियम पूरा है, कैल्शियम कहाँ पूरा है? कैल्शियम ब्लड में पूरा है बाबू। 1%, 99% तो हड्डियों में और दांतों में है। तो जाके अपनी हड्डियां चेक कराओ, BMD टेस्ट कराओ जाकर। ठीक है, अब मुझे दूसरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, अगर पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है तो फिर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। खाना खाते खाते पसीने से भीग जा रहे हैं, आपके हेड पर बहुत पसीना निकल रहा है, तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। और अगर येलो स्वेटिंग हो रही है तो ऑफकोर्स लीवर भी चेक कराने की जरूरत है, फिर लीवर चेक कराने की जरूरत है, बिलिरुबिन चेक कराने की जरूरत है। ठीक है जी, चलो मेरी बात हो रही थी, तो मैं बात ये कर रहा था कि उससे रिजल्ट मिले नहीं। 15 पीवी अगर आया भी तो उससे क्या हुआ? क्योंकि आपको आपको पैसा कब मिलता है? आपको पैसा मिलता है जब ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। तो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम साबुन तेल मंजन चाय कॉफी में बहुत ज्यादा है नहीं। ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कहां पर है? आपको वेलनेस में मिलेगा, स्किन पे मिलेगा, कलर कॉस्मेटिक में मिलेगा। स्किन के संग में इशू ये है कि एक बार आपने किसी को डे क्रीम दे दी, 3 महीने तक वो सांस नहीं लेता। एक बार किसी को फॉरेस्ट नेक्टर का शैंपू देके आ जाइए, 3 महीने तक वो सांस नहीं लेता। दे आइए किसी को स्पार्कल, दे दीजिए स्पार्कल, अगले साल बताएगा स्पार्कल मेरा खत्म हो गया। दे आओ किसी को सिल्वर डिप, 3 साल बाद बताएगा मेरा सिल्वर डिप खत्म हो गया, आप दे दो। और 3 साल बाद बताएगा को वो भी ना बताए, 3 साल बाद भी नहीं बताएगा। तो अल्टीमेटली जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो कौन से हैं? डोर ओपनिंग प्रोडक्ट आपके पास में है वेलनेस के प्रोडक्ट। लेकिन वेलनेस के प्रोडक्ट को आप डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स मानते ही नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं इलनेस में, आप बीमार ढूंढने लगते हैं। बीमार मत ढूंढो भाई। आप बताओ मुझे, मैंने आपको 5 प्रोडक्ट पढ़ाए हैं, मल्टीविटामिन मैन पढ़ाया, मल्टीविटामिन वुमेन पढ़ाया, प्रोबायोटिक्स पढ़ाया, कैल्शियम पढ़ाया, D3 पढ़ाया। आप मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दो कि ये 5 प्रोडक्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्या कोई परिवार, क्या कोई घर ऐसा है जिनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होगी? कोई घर नहीं है, कोई परिवार ऐसा नहीं जिनको इनकी जरूरत नहीं होगी। हर घर में माँ और बेटी हैं, अगर माँ और बेटी हैं तो मल्टीविटामिन तो एक खत्म हो गया ना। बेटा और हस्बैंड है तो एक मल्टीविटामिन मैन भी खत्म हो गया ना। अगर माँ और बेटी दोनों घर में हैं तो बेटा कैल्शियम और D3 तो खत्म हो गया ना। तो मल्टीविटामिन मैन, मल्टीविटामिन वोमेन, कैल्शियम, D3, कौन सा ऐसा घर है जिस घर में प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है? और आप क्या अपने अपने पेरेंट्स को, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स हैं, गुंजन, अरुणा जी, रीना, आप अपनी माँ को कैल्शियम और D3 नहीं दोगे क्या? आप अपनी भाभी को कैल्शियम और D3 नहीं दोगे क्या? आप अपनी ननद को कैल्शियम और D3 नहीं दोगे क्या? थोड़ा सा बड़ा दिल कर लीजिए। अरे मैडम, कोलेजन तो वो देगा जिसकी जेब में बड़ा सारा पैसा होगा। मैं बहुत सिंपल सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना सर कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या करेगी? 3200 रुपए का कोलेजन नहीं खरीद सकते हो। विटामिन डी कोलेजन भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है।
तो कैल्शियम, D3, मल्टीविटामिन मैन, मल्टीविटामिन वोमेन, आपका प्रोबायोटिक्स, ये अभी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर की जरूरत है। और लगभग लगभग पद्मजा जी 1 महीने में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, नहीं 1 महीने में खत्म होंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास प्रोटीन पाउडर भी तो है, हमारे पास ओमेगा 3 भी तो है, हमारे पास लीवर रीजन, किडनी रीजन भी तो है, हमारे पास वीटा लीवर भी तो है, हमारे पास मेटाबॉलिक बूस्ट भी तो है। हम काम को शायद उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए। अदरवाइज अदरवाइज एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनको हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। अगर मोदी केयर में सफल होना है, आपके अपलाइन जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, और मैं उनसे अच्छा कभी नहीं सिखा सकता। लेकिन मुझको लोएस्ट प्रायोरिटी पे रख के देखिए और मेरी बात मानिएगा। अगर आपको मोदी केयर में सफल होना है तो एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और वो है नीड एनालिसिस। आप मानो या ना मानो, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, डायरेक्ट, प्रीति जी, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, यानी कि आप बेचने के बिजनेस में हो। आप कहते रहो कंसल्टेंट, हम भी आपको कहते हैं कंसल्टेंट, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप क्या हो? यू आर ए डायरेक्ट सेलर। और सेलर को अगर अपने कंज्यूमर या अपने कस्टमर की नीड का पता नहीं है, तो वो चाहे खोपड़ी के बल खड़ा हो जाए, वो कुछ नहीं बेच सकता। और आपको नीड का पता होना जरूरी नहीं है, आपको नीड को क्रिएट करना जरूरी है। मैंने विटामिन डी की नीड क्रिएट करी है आपके पास में आज। आप में से किसी को नहीं लग रहा था विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने विटामिन डी की नीड क्रिएट करी, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट अगर बचना चाहते हो तो विटामिन डी लो, सडन कार्डियक अरेस्ट से बचना चाहते हो तो कैल्शियम लो, अगर फटीग और वीकनेस, टायर्डनेस से बचना चाहते हो तो विटामिन डी लो, अगर बालों के गुच्छे नहीं टूटना चाहते हो तो विटामिन डी लो, अगर मसल्स आपकी खराब ना हो जाए, वीक ना पड़ जाए, छूटी ना पड़ जाए, उसके लिए विटामिन डी लो। मैंने क्या करा, मैंने नीड क्रिएट करी है आपके सामने, एंड दैट व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड आल्सो, कि आप भी नीड क्रिएट करिए। और ट्रेनिंग मीटिंग्स में, जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ सकते वो कभी मोदी केयर में सफल नहीं हो सकते। मैं फिर कहूंगा, आप हो सकता है आपने गोवा क्वालिफाई कर लिया हो सकता है आपने मलेशिया क्वालिफाई कर लिया हो, क्षमा कीजिएगा, ये डंपिंग होगी। क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आप प्रोडक्ट जो है वो डंप करा रहे हैं, चाहे वो घर किसी का भी। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज है, आपको ज्ञान है, तो निश्चित रूप से आप किसी की मदद कर रहे हैं, और वहां पर आपको दुआएं मिलेंगी। और डंपिंग कराओगे तो हो सकता है गोवा हो जाए, मलेशिया हो जाए, लेकिन दुआएं नहीं मिलेंगी आप। और ये बिजनेस दुआओं का बिजनेस है। लोगों की बेस्ट विशेस लेना बहुत जरूरी है। सब लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी अगर बातें कर रहे हैं, तो उनके मुंह से आपके लिए अच्छे शब्द निकले, सब अच्छे शब्द निकले आपके लिए, तब मान के चलिएगा आपने जीवन में कुछ हासिल किया है, आप जीवन में अपने अपने जीवन को सार्थक किया है। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।